अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है मेरी वापसी मैनचेस्टर एयरपोर्ट तक। वहाँ से फिर मैं आगे जाऊँगी और मेरी पैकिंग बिल्कुल भी अभी मुकम्मल नहीं हुई है। जल्दी जल्दी मैं पैकिंग करूँगी। मैं जल्दी जल्दी से इमाम हुसैन के हरम में होके आई हूँ, नमाज़ पढ़ी है वहाँ पे, मैंने 2 नफल पढ़े हैं। मैंने कहा आखिरी ज़ियारत कर जाऊँ। अभी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, जल्दी से ये समेटेंगे, पैकिंग करेंगे, बैग्स नीचे लॉबी में छोड़ेंगे, थोड़ा सा खाना खाएंगे क्योंकि सुबह मेरी फ़्लाइट है 5:30 बजे की और मुझे 6 घंटे पहले जाके एयरपोर्ट पे बैठना है। और रास्ते में करेंगे एक हम ज़ियारत और साथ आपको अपडेट करेंगे। तो गाइस हम यहाँ से जाएंगे मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की ज़ियारत पे। सो अभी हम सेट ऑफ हो चुके हैं, करबला से निकल रहे हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे जा रही है मेरे दिल को कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। والله لأملأن قلوب أهل الكوفة رعبا وخوفا بما سأفعله بأهل بيتك ولن تشفع لهم حتى قرابتهم من رسول الله. मेरे ड्राइवर भाई इतने अच्छे हैं, मुझे पानी भी ला के दिया उन्होंने और कॉफ़ी भी ला के दी है, जज़ाकल्लाह। गाइस इस तरह हमारी चेकिंग होती है, गाड़ियाँ इस तरह खोल देते हैं और फिर कुत्तों से सुंघाया जाता है कि कोई ऐसी वैसी कोई चीज़ तो नहीं है गाड़ी में। अभी सारी गाड़ियाँ ऐसे ही चेक होंगी, सारे अपने डोर्स खोल देंगे गाड़ियों के और फिर गाड़ियाँ चेक की जाएंगी। बगदाद एयरपोर्ट पे कबूतर ऐसे घूम रहे हैं, स्ट्रेंज। गाइस मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई हूँ और तकरीबन मुझे बैठे हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। वही इनका सेम चीज़ है कि एयरपोर्ट पे जब आप इंटर हो जाते हैं आपकी फ़्लाइट से कुछ देर पहले जब आप बोर्डिंग करने वाले होते हैं तो आपको ये आपका पासपोर्ट वापस करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं VIP लाउंज में बैठ जाऊंगी और थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लूँगी और थोड़ा सा सो भी जाऊंगी। खैर सोया तो नहीं जाता लेकिन थोड़ा बंदा रिलैक्स होकर बैठ जाता है। तो लाउंज में तो आप तब जाएंगे ना जब आपके पास पासपोर्ट होगा। तो अभी मैं पासपोर्ट का वेट कर रही हूँ और आई थिंक अब कोई फ़ायदा नहीं है। पासपोर्ट अब मिल भी जाएगा तो मैं बोर्डिंग कर लूँगी और मैं आराम से जाके मैं वेटिंग एरिया में बैठ जाऊँगी क्योंकि 5:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है और अभी ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है VIP लाउंज में बैठने का। सैयब की स्टोरी बीच में ही रह गई है। मैंने सोचा था कि मैं आपको एयरपोर्ट जाके सुनाऊंगी कि मुसैयब में जो वो टैबलो हो रहा था या जो मंजर कशी हो रही थी वो किस चीज़ की थी और मुसैयब में कौन कौन है। तो एयरपोर्ट पे रश देख लें, मेरी गलती नहीं है, मैं थोड़ा सा इजी होती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस न्यू अपडेट ये है कि मैं मुसैयब की ज़ियारत के लिए बीच में रुक गई थी और फिर एयरपोर्ट पे जैसे आपको पता है कि जैसे बगदाद एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, जिनको नहीं पता उनको मैं दिखा दूँगी, क्लिप्स ऐड कर दूँगी। कहते हैं ना मुसीबत में फ़रिश्ता मिलना, एक मुझे फ़रिश्ता मिला है, वो मेरा न्यू सब्सक्राइबर है जो देखता था। तो उन्होंने शर्माओ मत। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका न्यू सब्सक्राइबर हूँ और मैं आपको देखता हूँ तो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको ये VIP लाउंज में ले जाता हूँ। तो वो न्यू सब्सक्राइबर मेरे नुमान भाई हैं और साथ ही तला भाई को भी इंट्रोडक्शन मेरा मिल चुका था पहले से ही। तो नुमान भाई और तला ने बहुत मेरी यहाँ पे हेल्प की है। थैंक यू सो मच जी, आपने मेरी इतनी हेल्प की और मौला आपको इस चीज़ का बहुत अजर देंगे। तो गाइज़ मुसैयब का मैं आपको बताऊं कि मुसैयब जब मैं गई तो मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था। 3 मेरी ज़ियारत मिस हो गई, सामरा, मुसैयब और मौला अली का घर। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा जो मायदा है कनाडा वाली, उसने कहा कि तुम जा रही हो, बगदाद के रास्ते में आता है मुसैयब, तो तुम लाजमी ज़ियारत करके जाना। ये औलादे मुस्लिम अलैहिस्सलाम है, मुस्लिम बिन अकील की 2 बेटे हैं, मुस्लिम इब्राहीम बिन मुस्लिम और मोहम्मद बिन मुस्लिम।
तो इनकी ज़ियारत जो थी वो रास्ते में पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा सजदा सलामी कर लूँ और 2 नफल अदा कर लूँ, तो उसके बाद एयरपोर्ट चले गए। तो फिर बस ज़ियारत की और एयरपोर्ट आ गई। अब आगे क्या होता है इसकी अपडेट आपको साथ साथ दूँगी। गाइस अभी हमने लैंड किया है टर्की एयरपोर्ट पे और वहाँ से चेकिंग वगैरह करवा के हम जा रहे हैं अपने गेट पे, क्योंकि हमारा लेओवर ज़्यादा टाइम का नहीं है, 2 घंटे का है। तो आपको पता है फिर 1 घंटा पहले बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरा बड़ा दिल था कि मैं यहाँ से बर्गर खाऊं, बट लेट्स सी, देखते हैं कि हम खा सकते हैं कि नहीं। फ़्लाइट में इतना कुछ फारिग खाना था कि मैंने तो नहीं खाया। और यार एटलीस्ट टर्किश एयरलाइन वालों को अंडे तो पका के देने चाहिए। बिल्कुल ढीले ढीले और अजीब से कच्चे अंडे देख के उल्टी आ रही थी, आई स्वेयर टू गॉड। और पाँव इतने स्वेल हो गए हैं, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। लोग कहते हैं अच्छा हुआ तुम तो प्लेन में सो गई। भाई जिस तरफ सो ना उस तरफ का ही दर्द निकल जाता है। मैं इधर सोई इधर का दर्द निकल गया, इधर सोई इधर का दर्द निकल गया। तो प्लेन में बंदा कैसे सो सकता है? हाँ ऑफ कोर्स नींद आ रही होती है, अब इंसान में आंखें बंद हो रही होती है, तो क्या करें फिर। और मेरे पास तो वो नेक पिलो भी नहीं है। मेरे पास है, घर पे है, लेकिन मैं लाना भूल गई। इतना ज़्यादा सामान था, मैंने बॉदर नहीं किया लाना। तो अब जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। बाकी सब भागे भागे जा रहे हैं, जैसे कि अभी उनकी फ़्लाइट निकलने लगी है। तो बस मेरी ये गलतियाँ होती हैं। सोने पे सुहागा ये हुआ, जो मेरी कॉर्नर सीट थी वहाँ पे मैं पहुँची तो एक बुज़ुर्ग आंटी बैठी हुई थी। तो आप तो फिर बहन का नेचर जानते हैं ना, सखी और नेक दिल इंसान हूँ मैं, ठीक है। तो अच्छाई तो कूट कूट के भरी है ना। तो फिर मैंने अपनी सीट उनको दे दी। मैंने कहा बुज़ुर्ग है तो चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी गुजारा, वो कैसे करेंगी। सो बड़ी मुश्किल से मैंने सफ़र काटा है और अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ। मज़ीद अपडेट आपको देती रहूँगी साथ साथ। गाइस मुझे पता चल गया हमने कहाँ से जाना है। तो बिल्कुल सामने है बर्गर किंग और हम खाएंगे बर्गर किंग। पहले हम टॉयलेट चले जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद हम बर्गर किंग खाते हैं, क्योंकि दूर से ही टू ये देखें इतनी दूर था और इसने मेरे भाई की तरह हॉर्न बजाना शुरू कर दिए। वो भी 100 मील बंदा दूर होता है तो हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। सो हम बर्गर किंग खाएंगे अभी। होटल से ये चुरा लाई थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरा दिमाग ख़राब होगा अगर मैंने ब्रश नहीं किया तो ये मैं छोटा सा मिनी टूथपेस्ट और ब्रश, इसकी हालत तो ख़राब है लेकिन मेरे दांत साफ़ हो जाएंगे। सो अभी हम करते हैं ब्रश, होते हैं फ्रेश और उसके बाद पकड़ते हैं बर्गर किंग। थैंक यू गाइस, आखिरकार मैंने बर्गर किंग ले ही लिया। मैं जल्दी से खा लेती हूँ। गाइस मैं ऐसे बर्गर खाती हूँ, जो उसका दूसरा वाला पीस होता है वो उतार देती हूँ, टमाटर निकाल देती हूँ और सिर्फ एक बर्गर बन और पैटी। बगदाद एयरपोर्ट कह रही, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे लैंड हो चुकी हूँ मैं और अभी अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए जा रही हूँ। और पाँव इतने सूजे हुए हैं कि मेरे से चला ही नहीं जा रहा। आप देख रहे थे ना कि मेरे पाँव शूज़ के अंदर नहीं घुस रहे थे। सीट बहुत अच्छी मिली थी, खुली थी, कंफर्टेबल थी
और मेरी लेग्स के आगे भी 1-1 फुट जगह थी कि मैं लेग्स लंबी कर सकती। लेकिन बहन को तकलीफ़ों की इतनी आदत हो गई है ना कि मुझे नींद नहीं आ रही थी कंफर्टेबल। Filming myself. All right, that's right. Yeah. But when you get down there, you need to stop. Yeah, no, thanks. तो बहन को इतनी आदत हो गई है फिल्मिंग मैं अपने आप को फिल्म नहीं कर सकती। क्यों? व्हाई नॉट? मेरा मुंह मेरा कैमरा। एनीवेज, तो बहन को इतनी आदत हो चुकी है ना, मैं यहीं पर रुक के आपको बात बता देती हूँ। डिस्कम्फर्ट की इतनी आदत हो चुकी है बहन को कि अच्छी भली सीट मिली हुई थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मतलब सीट भी खुली थी, जगह भी अच्छी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। और यही होती ना, इसकी जगह कोई पतली छोटी सी जगह होती तब मुझे नींद आ जानी थी। मैं दुख भी रही होती, मेरे पाँव भी दुख रहे होते, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा होता, मेरे शोल्डर्स भी दुख रहे होते, लेकिन फिर भी मुझे नींद आ जानी थी। तो कहने का मतलब ये है कि मुश्किलात सह के इतनी आदत हो गई है ना मुश्किलों की कि कोई चीज़ आसानी से मिल रही हो या कुछ ऐसा हो तो मैं सोचती हूँ यार ये मुझे कैसे मिल गई है, इस ये तकलीफ़ क्यों नहीं हुई मुझे, या मुझे इसका वेट क्यों नहीं करना पड़ा। या आज बस अपनी कज़न का वेट कर रही हूँ, 10 मिनट्स में वो आ जाएगी और फिर घर जाके आपसे फ्रेश होके आपको बाकी की अपडेट देती हूँ। गाइस, मैंने बैग खोल लिया और सुबह से ना सोई हुई हूँ और ये गिफ्ट्स अभी खोल के खाला को दे रही हूँ। ये लेके आई थी उनके लिए कप, एक कड़ी लेके आई थी, ये लेके आई थी नजफ़ की रोज़े का एक बना हुआ है पिक्चर सा, और तस्बीह और सजदगाह, एक और सजदगाह और एक नमाज चादर। ये भी मैं खाला को दूंगी। गाइस, ये गिफ्ट मैं अब खाला को देने के लिए जा रही हूँ, तो यकीनन उनको अच्छे लगेंगे। बैग में इतनी जगह नहीं थी, बस जो आ सका जिसके लिए भी जिसने कहा थोड़ा थोड़ा तबरुक लेके आ गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अपडेट ये है कि मैं जब से आई हूँ, मैं कल से सो रही हूँ और अब ये अपना बाजा लेके आ गया मेरा छोटा कज़न। गो अवे, गो अवे, गो अवे, गो अवे। ये देख लें आप, इसके तमाशे देख लें, ये देख लें, ठीक है। इसने गंद बचाया हुआ है, सारी सफाइयाँ करके खाला वापस बैठती है, फिर ये सारी चीज़ें ख़राब कर देता है। खैर एनीवेज, सारी जो चीज़ें थी मैंने निकाल के रख दी हैं, जिसके छोटे छोटे गिफ्ट जितने मैं ला पाई, ज़्यादा तो नहीं ला पाई क्योंकि बैग्स में भी जगह नहीं थी। और आपको तो फिर पता ही है, आते हैं तो फिर लोगों को इंतज़ार होता है कि यार करबला की कोई चीज़ हो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करबला से ही मिलती हैं। इसको ज़रा मैं चुप करवाती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। गाइस, न्यू अपडेट ये है कि मैं जब से कल से आई हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, 3 दफ़ा सोई हूँ, 3 दफ़ा खाया। मैं यहाँ पे आई हूँ, 1 घंटा लेटी हूँ, चेंज किया है, और मैं ऐसा सोई हूँ कि मेरी रात को 8 बजे आँख खुली है। फिर मैंने खाई है बिरयानी खा के थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करके व्लॉग वगैरह एडिट करके मैं दोबारा सो गई हूँ। फिर मैं उठी हूँ रात को 2 बजे। 2 बजे उठने के बाद मैंने खाए हैं आम, ठीक है। मेरी स्नैपचैट फैमिली को पता होगी जो मुझे स्नैपचैट पे फॉलो कर रहे हैं। 2 बजे मैंने आम खाए हैं, फिर मैं उठी हूँ जी 5 बजे। अब 5 बजे की मैं उठी हुई हूँ, सुबह मैंने दोबारा 9 बजे फिर बिरयानी खाई है, और अब मैं 2 कप चाय पी चुकी हूँ। यानी कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं फारिग बैठी हुई हूँ ना, और करबला में ऐसा होता था, उठो, वज़ू करो, नाश्ता करो, हरम में जाओ, वापस आओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर हरम में जाओ। एक नमाज एक जगह पे पढ़ी जाती थी, दूसरी नमाज दूसरे मकाम पे पढ़ी जाती थी, तो दिन ऐसे गुजरता था पता नहीं चलता था, 15-20 हज़ार स्टेप्स भी हो जाते होते थे। और आज मुझे लेग्स में भी पेन नहीं हुआ। मुझे थोड़ा सी मेरी वहाँ पे तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन मैंने अपने ऊपर वो तारी कैफियत नहीं की। मैं इसी तरह उठ के जा रही थी, दवाई खाती थी, उठती थी, जाती थी, वॉक करती थी, हरम में चलती रहती होती थी, बैनुल हरमैन में चलती रहती होती थी, दरूद पढ़ती रहती होती थी, क्योंकि एक एक कदम जो आप उठा के जाते हैं ना, उसका भी सवाब होता है।
अब आई हूँ तो थी जी गिफ्ट्स की बारी। तो इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं ला सकी, लेकिन अपनी तरफ से छोटी छोटी हर चीज़ लेके आई हूँ। रिदा के लिए लेके आई हूँ, माया के लिए लेके आई हूँ, हसनैन के लिए, मेरे मेरे बहन भाई हैं ये लोग। और यहाँ पे खाला के लिए नमाज चादर लेके आई हूँ, और मैंने आई थिंक दिखाया है एक क्लिप में। और फिर मेरी कज़न है हदिया, उसने कहा था आपी कि ईरानी चादर यहाँ से तो नहीं मिलती, पाकिस्तान से भी बहुत शादर नादर किसी जगह से मिले, और उस स्टाइल में भी नहीं मिलती, वो सिर्फ ईरान या इराक़ में ही मिलती है। तो बड़ी प्यारी सी चादर लेके आई हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे कुछ तोहफ़े मिले थे, अभी तो मैं खाला की तरफ हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि एक व्लॉग मैं बना लूँ जो मुझे वहाँ से तोहफ़े मिले। मुझे फ़ायज़ा ने अपनी मजलिस में न्याज़ दी थी, वो भी मेरे पास है। एक ख़त है मेरे पास जनाब सुगरा का, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी। उसके अलावा सारे मैं कपड़े वहाँ पे धो के लेके आई, क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ पे आऊँगी तो खाला ने कपड़े मेरे धोना शुरू कर देने। तो मैंने अपने सारे वहाँ से कपड़े धो के आई थी। और अभी मेरे एक दो जो जोड़े थे, एक जो मैंने कल पहना हुआ था और एक उससे एक दिन पहले जो पहना हुआ था, वो गंदे थे, और एक गाउन था, तो वो खाला ने ले लिया और खाला कहती है मैं धोती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ छोटे मोटे गिफ्ट्स जो मैं लेके आई थी। और आपको हाँ बनी असद कबीले का भी बताना है, वो लास्ट व्लॉग मैंने देखा उसमें नहीं मैं बता पाई, क्योंकि मैं होटल आई और आई थिंक मैं कामों में बिज़ी हो गई, और मुझे सोना भी था, मुझे वीडियो भी एडिट करके डालनी थी, तो मुझे मेरे जहन से स्किप हो गया, मैं नहीं बता पाई। अभी मैं आपको बताऊंगी बनी असद कबीले की सारी डिटेल। इतनी ज़्यादा डिटेल लंबा नहीं करूँगी व्लॉग, थोड़ी सी डिटेल बताऊँगी, फिर आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा कि बनी असद कौन थे और वो कैसे आए थे। बाकी छोटा मोटा मैं आपको डिटेल्स दूंगी, जो जितना बताया जा सकता है, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ गिफ्ट्स। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने समेटने की कोशिश की है। बैकग्राउंड को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि बच्चों वाला घर है और बच्चों वाला घर ऐसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा मेसी ही होता है। तो ये चादर थी, मैंने अपनी कज़न के लिए ली। ये देखिए कितनी हसीन चादर है, इसकी आप बाजू का काम चेक करें। और मुझे लगता है मेरा फ़ोन कितने लगा है, ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा फ़ोन बार बार मुझे सेट करना पड़ेगा। या आप इसके बाजू का वर्क चेक करें, मतलब ये इतनी हसीन चादर है और ये पहनी हुई इतनी कोई खूबसूरत लगती है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी हसीन लग रही है। मैं लेके आई हूँ, ये मुझे न्याज में चादर मिली थी अपनी कज़न के लिए। ये क्या लटका हुआ है, वो मेरी शर्ट लटकी हुई है, ठीक है। सो ये चादर है, ये मैंने अपनी दूसरी कज़न को दी है, क्योंकि उससे बड़ी चादरें नहीं संभाली जाती, तो ये एक चादर है, ठीक है। और गाउन लेके आई हूँ, इसमें बाकी गिफ्ट्स भी हैं जो मैं आपको अपने घर जाके दिखाऊंगी। ये एक गाउन लेके आई हूँ अपनी कज़न के लिए जो कि पाकिस्तान में है, जब पाकिस्तान जाऊँगी तो उनके लिए ले जाऊँगी। कि आम वर्क चेक करें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी नीयत ख़राब हो रही थी कि मैं रख लूँ, लेकिन फिर यहाँ पे मैंने गाउन वगैरह करने ही नहीं है, सिर्फ मजालिस वगैरह में ही करने होते हैं। और तो पता है आपको रूटीन वगैरह ऐसी होती है, तो मैंने कहा मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, वो प्रॉपर गाउन करती है तो उसके काम आ जाएगा। एटलीस्ट कोई तो यूज़ करे और स्वाब मिले, और लाइक यू नो अच्छी बात है, जो यूज़ करता है वही यूज़ करे। सो इस बैग में और भी तोहफ़े हैं जो कि मैं करबला से लेके आई थी, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगी वापस अपने घर जाके। अभी के लिए ये छोटे मोटे जो गिफ्ट्स थे उसका मैंने लास्ट जो था वो प्रॉपर मैंने नहीं बना पाई, छोटा सा क्लिप मैंने ऐड करी है, वो आप देख लीजिएगा। और बताती हूँ अब आपको बनी असद कबीले के बारे में। तो बनी असद के कबीले के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो उलमा ने मजालिस पढ़ी हैं, उनमें भी मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आप आजकल ChatGPT का दौर है, उसमें से भी आप सर्च करके मुस्तनद जो किताबें हैं जिनमें रिवायात मौजूद है उनके भी रेफरेंसेस ले सकते हैं और इसके बारे में हिस्ट्री ले सकते हैं। तो बनी असद वो कबीला था जो कि 13 मुहर्रम को शहदाए करबला को दफनाने की इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में, तो इमाम हुसैन जो थे उनके फ्रेंड, यानी उनके सहाबी भी और उनके फ्रेंड हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर बनी असद कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। हबीब इब्ने मज़ाहिर के कहने पर इमाम ने इजाज़त दी कि वो लोग बनी असद के कबीले से मदद लें। वो
जब हबीब इब्ने मुज़ाहिर रवाना हुए तो उम्र साद के लश्कर ने उनको वहीं पर रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। तो उनको आने में 90 डेज़ तकरीबन लगने थे। तो फिर किस लौट आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से शहीद हो गए। 10 मुहर्रम को तमाम शहादतें हो चुकी थी और फिर बनी असद का जो कबीला था उनकी औरतें और बच्चे और जो भी थे उनके साथ कबीले में मौजूद। एक रिवायत में ये भी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनके बच्चों को कि तुम लोग खेलने के बहाने करबलाए मुअल्ला की ज़मीन पर आना और मट्टी हमारे लाशों पर डाल देना ताकि ये लोग हमारे लाशें पामाल ना कर सकें। टोकरियाँ उठाई हुई थी उन्होंने, वो ये प्रेजेंट करते हैं कि हम इनमें खाक लेके आए हैं, मिट्टी लेके आए हैं जो कि हम इमाम के और शोहदाए करबला के लाशों पर डालेंगे। तो ये थी बनु असद की छोटी सी डिटेल जितनी मेरे नॉलेज में थी। बाकी उलमा ने मजालिस पढ़ी हुई हैं, किताबों में मौजूद है, आप रीड आउट कर सकते हैं, अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं। और बस तो मैं कल आ गई खाला के घर और खैर खैरियत से पहुंच गई। करबला का सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा यहाँ पे मेरा। ज़ाहिर है जो करबला से एक बार आता है उसका दिल करबला में ही रह जाता है। आज का व्लॉग बस इतना ही था और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।